जय दोस्तों, वंदे मातरम। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में भले ही नीट छात्र आंदोलन पूरी तरीके से शांत हो चुका हो, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया और संस्थापक अभिजीत दीपके की मुश्किलें अब तेजी से बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि गुजरात के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी के द्वारा दर्ज करवाई गई 3 अलग अलग कानूनी शिकायतों ने अभिजीत दीपके और उनके पूरे तंत्र को कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन शिकायतों के सामने आने के बाद में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छात्र हित का मुखौटा पहन करके जिस तरीके से यह पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, अब यह पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है और आगे आने वाले दिनों में अभिजीत दीपके की कानूनी अड़चनें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अमित तिवारी, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनका पहला और सबसे गंभीर आरोप सीजेपी के राजनीतिक स्वरूप और उसके अवैध वित्तीय लेनदेन से जुड़ा हुआ है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत भारत निर्वाचन आयोग के पास में रजिस्टर्ड हुए बिना सीजेपी एक पूर्ण राजनीतिक दल की तरह व्यवहार कर रहा है। सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रैलियां या विरोध प्रदर्शन आयोजित करना और सबसे अहम बात, राजनीतिक गतिविधियों के नाम पर जनता से चंदा वसूलना कानूनन पूरी तरीके से अवैध है। यानी कि जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, तब तक आप चंदा वसूली नहीं कर सकते। बिना रजिस्ट्रेशन के सार्वजनिक कोष इकट्ठा करना न केवल निर्वाचन आयोग के नियमों की अनदेखी है, बल्कि यह सीधे तौर पर वित्तीय धोखाधड़ी और जनता को गुमराह करने के दायरे में भी आता है। मामले का दोस्तों दूसरा बड़ा वित्तीय पहलू वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के द्वारा सीजेपी को दिए गए 1 करोड़ रुपए के फंड से जुड़ा हुआ है। अमित तिवारी ने इस भारी भरकम वित्तीय लेनदेन को लेकर के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि ओबीआईसी में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता अमित तिवारी का यह स्पष्ट तर्क है कि यदि यह राशि किसी सेवा या फिर परामर्श के पहले ट्रांसफर की गई है, उसके बदले यह ट्रांसफर की गई है अथवा किसी गैर पंजीकृत संस्था को दी गई है, तो इस पर जो रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म यानी कि आरसीएम जो है वो लागू होता है और इसके तहत जिसको भी राशि प्राप्त हुई है उसको 18% की दर से यानी सीधे 18 लाख रुपए का जीएसटी सरकारी खजाने में जमा करवाना अनिवार्य था। सीबीआईसी के द्वारा शुरू की जाने वाली संभावित जांच के बाद में यदि टैक्स चोरी की पुष्टि होती है तो भारी पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई अभिजीत दीपके के खिलाफ में तय मानी जा रही है। वित्तीय और राजनीतिक मोर्चे के साथ साथ अभिजीत दीपके अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के जांच को लेकर भी घिर चुके हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र निरोधक ब्यूरो से अभिजीत दीपके के पिता शंकर भगवान दीपके के संपत्तियों की जांच की मांग की है। शंकर भगवान दीपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी कि एमआईडीसी में एक जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। एक राज्य सरकारी जूनियर इंजीनियर का वेतनमान कानूनन सीमित और निर्धारित होता है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि एक सीमित सैलरी वाले कर्मचारी ने अपने बेटे को लाखों रुपए के खर्च पर अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए कैसे भेजा। इस जांच के जरिए यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या यह मामला आय से अधिक संपत्ति का भी बनता है, जो निवारण भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। इस पूरे मामले पर कड़ा कदम उठाने के पीछे अमित तिवारी ने छात्रों के आंदोलन के भटकाव को मुख्य वजह बताया है। जो एक्टिविस्ट हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से छात्र आंदोलन के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की गई है, वो इससे बहुत ज्यादा व्यथित और पीड़ित हैं। उनका कहना है कि वो नीट स्टूडेंट की जायज मांगों का समर्थन करते थे, लेकिन आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री और उनके परिवार के प्रति बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और वैश्विक स्तर पर भारत की साख को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, उससे देश की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। आंदोलन के इस वैचारिक पतन और व्यक्तिगत एजेंडे ने यह साफ कर दिया है कि पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। अब जबकि छात्र आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, जांच एजेंसियों की सुई पूरी तरह से अभिजीत दीपके और उनकी संस्था और उनके पारिवारिक वित्तीय जो स्रोत हैं उन पर आकर के टिक गई है। अपंजीकृत दल के नाम पर चंदाखोरी, जीएसटी चोरी और आय से अधिक संपत्ति के तीनों मामले मिलकर के अभिजीत दीपके के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी जाल बुन चुके हैं, जिससे बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। और यहां पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि अब अभिजीत दीपके के खिलाफ में चौतरफा कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। सबसे पहला और एक अहम बिंदु है, जब सीजेपी को अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा पंजीकृत ही नहीं किया गया,
जब उनके पास में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो पहले उसको पॉलिटिकल पार्टी बुलाना मुझे लगता है एक तरीके से बेईमानी होगी। दूसरा, जब कपिल सिब्बल से 1 करोड़ रुपए अभिजीत दिपके को जाते हैं, तो अभिजीत दिपके ने उस पर टैक्स पे क्यों नहीं किया? 18% की जीएसटी के हिसाब से तकरीबन 18 लाख रुपए उन्हें भारत सरकार के खजाने में जमा करवाना चाहिए था, लेकिन जो अभिजीत दिपके हैं उन्होंने ऐसा नहीं करवाया। उन्होंने इसको एज अ पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर उसका इस्तेमाल करके अपने पास में रख लिया, और जैसे भी उसको यूटिलाइज करें दैट इज अप टू हिम। लेकिन जो कानून कहता है उस कानून का सीधे तौर पर यहां पर उल्लंघन किया गया। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, और तीसरी जो शिकायत दर्ज करवाई गई है उसमें साफ तौर पर अभिजीत दिपके के पिता की आय को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि अभिजीत दिपके के पिता की जो आय है वो इतनी नहीं है कि इतने भारी भरकम पैसे खर्च करके अभिजीत दिपके को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पढ़ाया जा सके। तो जो अभिजीत दिपके की पढ़ाई पर पैसे खर्च हुए हैं, उन पैसों का स्रोत क्या है, इसकी जांच की मांग की गई है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से। तो अब कुल मिलाकर के अभिजीत दिपके बुरी तरीके से कानूनी शिकंजे में फंसते दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ में लगातार एक के बाद एक अब मामले दर्ज हो रहे हैं। लगातार वो शिकायतों का जो जाल है वो उनके खिलाफ में बुनता जा रहा है, और अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो ये 3 शिकायतें आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी की तरफ से की गई हैं, इनको वो डिफेंड कैसे करेंगे। क्योंकि जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने शिकायतें 3 जो दर्ज करवाई हैं, उन शिकायतों को आप लोगों ने भी अभी जब जाना होगा, सुना होगा, तो आपको भी यह पता चल रहा होगा कि कानूनी ग्राउंड पर ये तीनों ही शिकायतें कितनी ज्यादा मजबूत हैं। कानूनी ग्राउंड पर अभिजीत दिपके के लिए ये तीनों ही शिकायतें कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। क्योंकि अगर ये मामला कोर्ट में भी जाता है, जैसे कि मान लीजिए उनके पिता की आय को लेकर जो जिक्र हो रहा है, अगर उसमें मामला दर्ज होता है, उसके बाद में अगर ये मामला कोर्ट में जाता है, तो इन्हें इसके सबूत देने ही होंगे। रही बात वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से जो पैसे देने की बात कही जा रही है, उस पर बिना अपनी पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के भी उन्होंने क्राउड फंडिंग की बात कर लीजिए। जो कपिल सिब्बल ने जो पैसे दिए उस पर 18% उन्होंने जीएसटी क्यों नहीं पे किया, ये बहुत सारे सवाल अब उठ खड़े हो रहे हैं, और अभिजीत दिपके की मुश्किलें इसमें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी की तरफ से दायर करवाई गई इन तीनों शिकायतों पर कानूनी जामा कब पहनाया जाता है, कानून इस पर कब अमल दिखाता है। क्योंकि सिर्फ शिकायत दर्ज करवाना काफी नहीं है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कानून है, उसे भी इन शिकायतों को तरजीह देने की जरूरत है। और जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, तभी इस मामले में कुछ और आगे कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में केंद्र सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले लोग हों, वो साफ तौर पर अब इन लोगों के एक एक करके कच्चे चट्टे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके वो तमाम चीजें लोगों के सामने उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कानून के सामने उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लोग कानून का मजाक बनाते हैं, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, उनके खिलाफ में साफ तौर पर कार्रवाई की जा सके। मसलन इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।